ठीक है, चलो आराम से लिखना और मैं बताऊंगा साथ साथ में, समझ के ज़्यादा, समझना ज़्यादा है, लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। चलिए देखिए, इतिहास में सबसे पहले पुराना भारत, और पुराना भारत में सबसे पहले हम जो बात करते हैं ना, वो किसकी करते हैं? पाषाण काल की। पाषाण काल क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि बताइए पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में सुनिएगा। पाषाण काल का मतलब होता है कि, पाषाण काल का मतलब होता है कि ऐसा कालखंड जिसका अगर हम अध्ययन करने लगे ना, तो वो हम पत्थरों के औजारों के सहायता से अध्ययन करते हैं। किसके सहायता से? पत्थरों के औजारों की सहायता से। या हम एक सीधा कहें कि पाषाण काल वह काल है जहाँ पर हम पत्थर जो मानव सभ्यता धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो इसमें क्या है, पाषाण काल में अब पत्थर जो है ना, जो पत्थर से जितने भी औजार बनाए गए हैं, चाहे वो कोई भी औजार है। प्रारंभ में मानव क्या करता था? मानव एक जगह पे स्थिर नहीं था, सिंपल सी बात है। तो क्या करता, खाने की, उसको खेती कृषि करने की कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि वो खेती भी नहीं कर पाता था। तो भूख तो लगेगी उसे, तो भूख लगेगी तो करेगा क्या? वो सिंपल तरीके से क्या करता था कि कोई पशु है, पशु को मार के खाता था। लेकिन क्या पशु डायरेक्ट सीधे उसके पास चले आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो फिर किस प्रकार से मारता था कि उसने प्राकृतिक चीज़ों को उठाया, और प्राकृतिक चीज़ें क्या थी उसके पास? उसको नदियों के पास में जाके उसको कंकड़ पत्थर मिल जाया करते थे, और वो पत्थर की सहायता से क्या करता था वो व्यक्ति? डायरेक्ट क्या करता था, सीधा का सीधा पत्थर पे पत्थर मारा पशुओं के, और पशु मर गया, उसको उठाया और कच्चा खा लिया। क्लियर बात है ना? तो यहाँ पर हुआ क्या, उसने प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया है, और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करने पे क्या हुआ है, उसने प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करने पे सबसे पहले उसने किसका किया? पत्थर का। तो हम जो पढ़ते हैं पाषाण काल, पाषाण काल क्या होता है? ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है? पत्थर, और उससे बने हुए उसके औजार हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा पाषाण काल। पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि पाषाण काल क्या है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया है, पाषाण काल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बने हुए औजार का है। यहाँ पर आप लोहे को नहीं मिलाएंगे, टीन जस्ता को नहीं मिलाएंगे, या कोई भी एडवांस मटेरियल को आप नहीं यूज करेंगे। क्लियर बात है ना? सिर्फ और सिर्फ जानकारी का स्रोत क्या? पत्थर है। तो लिखिए, ऐसा कालखंड जिसमें या जिसकी जानकारी का स्रोत पत्थर के उपकरण हैं। पत्थर के उपकरण हैं। ठीक है, पत्थर के उपकरण को अंडरलाइन कर देना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से आपके गलत कराता है। क्लियर बात है ना? पत्थर के उपकरण को यहाँ पे अंडरलाइन करना। पाषाण काल के लिए आपके सीधा सा संबंध होगा। पाषाण काल एक ऐसा काल जिसकी जानकारी का स्रोत क्या है? पत्थर के उपकरण। अब यहाँ पे धीरे ध्यान से सुनना, मैंने बताया जानकारी का स्रोत पत्थर के उपकरण है। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर बहुत सारे पत्थर के बने हुए उपकरण मिलते हैं, किसी जगह आपने मान के चलिए खुदाई की, और जो कि लगातार होती भी रहती है, तो अगर खुदाई की तो वहाँ पर आपको पत्थर से बने हुए उपकरण मिले, तो आप समझ जाना ये जो है ना, ये पत्थर के उपकरण किस समय के होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये पत्थर के उपकरण किस समय के होंगे? ये होंगे पाषाण काल के। और पाषाण काल को डिवाइड किया गया, मैं भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ समझिए, मनुष्य उस समय स्थिर नहीं था, इसलिए ना तो उसकी कोई नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। भाई स्थिर रहेगा तभी तो वो मकान बनाएगा। ठीक है,
आज उसका ठिकाना नहीं, आज यहाँ पर रह रहा है और कल दूसरी जगह पे पहुँच जाए, परसों दूसरी जगह पे पहुँच जाए, तो वो स्थिर जगह पे मकान क्यों बनाएगा। तो इस प्रकार से अगर उसको ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर इकट्ठे पत्थर बहुत सारे मिलते हैं, पत्थर के उपकरण मिलते हैं, तो सीधी सी बात है ये पाषाण काल की सभ्यता के बारे में बताता है, पाषाण काल का ये काल को वर्णन करता है। अब पाषाण काल को अगर आप बांटेंगे ना, तो पाषाण काल को आप 3 भागों में बांटते हैं। आपको सबको पता है ये चीज़। कौन सा एक का पहला काल है, जिसको आप कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा आपका है मध्यपाषाण काल। तीसरा आपका है नवपाषाण काल। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, समझे। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, इसलिए हमेशा पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो, ये पार्ट पाषाण काल का ही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानता किस चीज़ की रहने वाली है, पत्थर के बने हुए औजारों की या पत्थर के उपकरणों की। क्लियर बात है ना। अब देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल के सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही कि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, या नव पाषाण काल में क्या किसका किसका कैसे विकास हुआ, आविष्कार हुआ, नौका परिवहन क्या, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मोटी मोटी एक चीज़ समझिए कि पूरा पाषाण काल क्या काल है। तो आप ये समझिए, इस पाषाण काल में व्यक्ति जो था ना, वो एक तो स्थिर नहीं था। अगर स्थिर नहीं होगा तो मकान का निर्माण तो करेगा नहीं। दूसरी चीज़, उसको खाने के लिए, खान पान के लिए किस चीज़ का यूज करता होगा, पशुओं को मार के खाता होगा भाई, पशुओं को मार के खाता होगा। कंदमूल फल खाता होगा। कंदमूल फल का मतलब होता है कि जंगल में कोई फ्रूट मिल गई अलग अलग प्रकार से, अब उसको पता नहीं है सेब है कि अमरूद है, तो वो कोई मतलब नहीं, उसको खाना है, पेट भरना है, ठीक है। तो कंदमूल फल खाता होगा। लेकिन क्या ये कृषि करता होगा? नहीं, कृषि की जानकारी का स्रोत उसके पास कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि पूरा पाषाण काल क्या है, तो ऐसा काल जिसमें व्यक्ति स्थिर नहीं था, साथ साथ में उसकी जीविका का साधन, ना तो वो व्यापार करता था, उसकी जीविका का साधन क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, पशुओं को मार के खा जाता था, ना तो मकान बनाना था, ये सारी क्रियाएं नहीं करता था। अब देखिए यहाँ पे मानव का विकास हो रहा है। पहले पुरापाषाण काल में मानव इस प्रकार का जीवन जी रहा था। फिर यहाँ पर आया मध्य पाषाण काल में, तो इस काल से कुछ बेहतर होगा, सीधी सी बात है। इस काल से अगर बेहतर होगा तो क्या एकदम एडवांस बदल जाएगा? क्या नहीं, तुरंत तो परिवर्तन आने नहीं वाला है, परिवर्तन धीरे धीरे आता है, ठीक है। परिवर्तन की लंबी यात्रा चलती है। अब इस काल में क्या होगा कि कुछ व्यक्ति स्थिर रहने का प्रयास करेंगे। जैसे गुफाओं की खोज करना प्रारंभ मध्य पाषाण काल में ही कर दिया था उन लोगों ने। इसका मतलब क्या, अब किसी को बढ़िया सी गुफा मिल गई, बढ़िया सा रहने लगा, वो क्या वो दूसरी जगह जाएगा? खाना मिल रहा है, कंदमूल फल मिल रहे हैं, पशुओं को मार के खा रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, तो वो क्या दूसरी जगह पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन गुफाओं में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या अभी वो खुद से मकान बनाएगा? नहीं बनाएगा, बने हुए मकानों में ही रहने लगेगा। अब गुफा कोई बनाता नहीं है, गुफा तो प्राकृतिक देन है ना, प्रकृति से मिल गई हमको, तो वो गुफाओं में रहेगा, लेकिन अपने आप खुद से मकान बनाएगा? नहीं बनाएगा। हाँ, स्थिर जरूर हुआ है और थोड़ा सा हुआ है। दूसरी चीज़, अगली चीज़ और है कि यहाँ पर क्या है, मध्य पाषाण काल में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है ना, उसको इतनी जानकारी हो गई थी कि कौन सा पशु हमारे लिए उपयोगी है। जैसे जब वो शिकार करता था ना, तो उसको कुत्ता
कुत्ते के बारे में धीरे धीरे जानकारी हुई कि शिकार, जैसे मैं शिकार करता हूँ ना, मैं इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन कुत्ता अगर मेरे पास होगा ना तो वो तेज़ दौड़ेगा, और दौड़ने के बाद कुत्ता सारा तो खा नहीं जाएगा, जो बचा हुआ होगा ना, या कुत्ता हमको बचा हुआ होगा उसको हम खा लेंगे, या कुत्ता मारने में, किसी भी पशु को मारने में हमारे लिए सहायक होगा। इसका मतलब क्या है, उसको इस चीज़ की जानकारी हो चुकी थी कि अब हम कौन से जानवरों को पालें और कौन से जानवरों को ना पालें। क्लियर बात है। शेर तो पालता नहीं होगा भाई, शेर तो पालता नहीं होगा, शेर को पाल के अपने आप को तो नहीं खिलाना है उसको। इसका मतलब क्या है, कौन सा पशु पालें कौन सा पशु ना पालें, इस चीज़ की जानकारी उसको कहाँ पर होगी थी, मध्य पाषाण काल में होगी थी। यानी कि पशुओं के बारे में वो थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देने लगा था। क्लियर बात है ना। अब थोड़ा समझिए, यानी कि यहाँ पर वो पशुपालन करने लगा था। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति, देखो इतिहास में एक सिंपल तरीके से है, रटने की कोशिश की तो भूल हो गए, कंसेप्ट से धीरे धीरे चले तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब समझो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अच्छी गुफाएं मिल गई जहाँ पर मौसम का प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव का मतलब क्या था, व्यक्ति मकान नहीं बनाता था, पानी बरसा तो बेचारा भीगता रहता था, और कभी कभी भीगने में क्या होता था, जहाँ पर वो अपने थोड़ा बहुत चीज़ें रखे हुए होता था तो वो सारी भीग जाती थी और उसके लिए बेकार हो जाती थी। तो फिर वो क्या करता था, भीगते भीगते कभी वो उस तरह से बीमार हो जाता था, कभी बिजली गिरी, कभी कुछ हुआ तो मर जाता था। तो इसको बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपा करता था। कभी क्या हुआ, बिजली गिरी, पेड़ फटा, और पेड़ फटा तो फिर मर गया वो। तो इस वजह से वो इस तरह की जगह ढूंढता था जहाँ पर उसको इन सारी प्राकृतिक आपदाओं से निवारण मिल सके। तो फिर वो क्या करेगा, जो गुफाएँ होंगी गुफाओं में रहेगा। अब वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। दूसरी चीज़, कुछ जंगली पशु भी होंगे वहाँ पर, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, भालू हुआ। तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी शिकार में निकलते हैं। अब इनको मनुष्य तो मार नहीं पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि उस समय उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के ना तो उपकरण विकसित है ना तो कोई चीज़ है, सिर्फ पत्थर के औजार हैं। और पत्थर के औजारों को वो हो सकता है थोड़ा निकुला बना ले, हो सकता है थोड़ा गोल बना ले, लेकिन इसके अलावा उसके पास धातु तो थी नहीं, कुल्हाड़ी तो थी नहीं। तो फिर क्या करता था वो व्यक्ति, उसमें घुस गया अंदर से और ऊपर से उतना ही बड़ा पत्थर गुफा के बाहर गेट पे लगा दिया। अब जब गुफा पे उसने पत्थर लगा दिया तो फिर होगा क्या, सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि अब वो आसानी से वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से भी बच गया, दूसरी चीज़ पशुओं से भी बच गया। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या दूसरी जगह जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो फिर क्या करेगा, जीविका का साधन। अब उसको ये चीज़ पता चली कि ये कोई एक बीज है, और बीज को उसने देखा कि ज़मीन पे गिर रहा है, और ज़मीन पे गिरने के बाद खुद से ही पौधा बन रहा है। वो प्रोसेस को देख रहा है। उसने क्या किया, उस बीज को उठाया और उसने कुछ जगह साफ की, और साफ करने के बाद वहाँ पर उसको बोना शुरू कर दिया। अब जब बोना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, वो पौधे उपजेंगे, और पौधे उपजेंगे तो फिर वो उनकी सहायता से क्या करने लगा, आसानी से उससे बाद में चीज़ों को प्राप्त करने लगा। मतलब अब उसको कृषि का भी हल्का हल्का सा ज्ञान होने लगा। क्लियर बात है ना। तो अब क्या आप कहेंगे यहाँ पर, यानी कृषि का भी उसको क्या होने लगा, अब ज्ञान होने लगा, कृषि ज्ञान। लेकिन ध्यान रखना, ये 50% से भी कम लोगों को है, बहुत कम लोगों को है। क्लियर बात है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत 50% से कम ही लोग हैं। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कम लोग, बहुत, जैसे 100 लोगों में कहीं 5 लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए, 2 मिल गए, इस टाइप से। लेकिन हाँ, कोई भी सभ्यता को विकास होते हुए नव पाषाण काल में आपने पढ़ा होगा, नव पाषाण काल में क्या होता है, कृषि ज़्यादा विकसित हुई है, पशुपालन ज़्यादा विकसित हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है नव पाषाण काल चेंज, और चेंज होने पे एकदम तुरंत ही क्या कर दिया कि सारी व्यवस्थाएं बदल गई ना। व्यवस्था बदलने की शुरुआत पीछे से होती है। क्लियर बात है ना। अब चलिए, नव पाषाण काल में क्या है, यहाँ पर व्यक्ति पशुओं को तो जान ही चुका था, अब वो बेहतर तरीके से और जान चुका था कि कौन सा पशु पाले कौन सा पशु ना पाले। और साथ साथ में वो भी ये जान चुका था कि कौन सा पशु हमारे लिए उपयोगी है, दुधारू है, कौन सा दुधारू नहीं पशु है, दूध का उपयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को वो थोड़ा बहुत समझने लगा है। साथ साथ में अब वो कृषि को बहुत आसानी से करने लगा है, और कृषि को वो एक तरीके से 50% से ऊपर
50% ज़्यादा लोग क्या करने लगे, कृषि करने लगे। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होगी, पशुपालन और कृषि पर आधारित होगी। क्लियर बात है ना। और यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, अभी किसी पे आधारित नहीं, अभी भी खाना बदोशी जीवन जी रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ पूरा पाषाण काल से कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज आया, परिवर्तन आया, विकास हुआ है। और यहाँ पर पूरा पाषाण काल में यहाँ पर जीवन इस तरह से है, खाना बदोश टाइप का है, लोग घुमक्कड़ू टाइप के हैं, जो मिल गया वो खा लिया, पशु को खा लिया, कभी पशु ने उनको खा लिया, ये क्रम चलता रहता था। क्लियर बात है ना। तो थोड़ा जानकारी लिखो, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हेडिंग डालो, उसके में लिखो, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। अभी तो पूरा पाषाण काल मुझे पूरा डिटेल से पढ़ाना है, बस मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। देखो, पूरा पाषाण काल में जीवन पूर्णता, पूरा पाषाण काल में जीवन पूर्णता पूरा पाषाण काल में जीवन पूर्णता शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 2 शब्दों पे अंडरलाइन करिएगा। मैंने बताया पूरा पाषाण काल में व्यक्ति पूर्णतः शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। शिकार को अंडरलाइन करिए और खाद्य संग्रहण को अंडरलाइन करिए। ठीक है, शिकार तो आप समझ गए, पशुओं को मारना। और खाद्य संग्रहण का मतलब क्या है, खाने की वस्तुओं को जगह जगह से उठा के तोड़ के लाना, मार के पशुओं को लाना, अपने पास रखना, खाद्य संग्रहण। और काम तो था नहीं, तब तो उसको यूनिवर्सिटी से PhD थोड़ी नहीं करनी थी, है ना। अब पहले के राजा शिकार खेला करते थे, अब इस समय शिकार खेलने का किसको टाइम है क्या भाई। कंप्यूटर से फुर्सत मिल जाए, मोबाइल से फुर्सत मिल जाए, अब टाइम ही नहीं है। पहले तो आदमी शिकार भी कराता था, वो इतना घूमता रहता था मस्त तरीके से। तब उसको अध्ययन करना था ना, तो यूनिवर्सिटी का अध्ययन नहीं करना होता था, उसको सिर्फ वेदों का अध्ययन करना होता था और शास्त्र और शास्त्रों में निपुण होना पड़ता था, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अब तो कितना काम हो गया आदमी के लिए, बहुत ज़्यादा काम हो गया भाई। पशुपालना भी है, गोबर भी डालना है आदमी को, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो गई धीरे धीरे, शादी भी करनी है, बच्चों का भी ख्याल रखना। पहले कुछ नहीं, बच्चे खुद से ही जानेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ मध्य पाषाण काल में। लाइन लिखो छोटी सी, मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। कृषि और पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है, या प्रारंभ माना जाता है, एक शब्द है, प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब आगे ना लिखना, इधर समझो पहले। कृषि मैंने बताया कि कौन सा व्यक्ति कृषि करेगा, शुरुआत कौन करेगा, जो व्यक्ति रह गया वो, उसको अच्छी जगह मिल गई, गुफा में रह रहा है और वो सुरक्षित है, तो वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा और वो चीज़ों को बोएगा, उससे टाइप की जो उसको खाने को मिल जाए आसानी से। दूसरी चीज़, वो मैंने बताया कृषि और पशुपालन, कौन से पशु पालेगा, जो पशु उसको शिकार करके दे, कुत्ता को पालेगा और उसको और भी चीज़ें मिलेंगी छोटी मोटी, जैसे गाय वगैरह की जानकारी अगर होगी तो गाय को भी पाल लेगा। वो जानता है गाय हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, ज़रूरी साक्ष्य नहीं प्राप्त है इस टाइप के, लेकिन हाँ पशुपालन करना सीख गया था वो। ठीक है, अब नव पाषाण काल में हेडिंग छोटी सी मतलब लिखो, उसमें पॉइंट लिखो। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल को मुख्यतः कृषि और पशुपालन का काल माना जाता है।
कृषि और पशुपालन का काल माना जाता है। कृषि और पशुपालन का काल माना जाता है। इस दौर के लगभग 50% इस दौर के लगभग 50% इस दौर के लगभग 50% व्यक्ति कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है, समझ गए हो। मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल एक वो काल जिसके बारे का अगर हम अध्ययन करेंगे, पाषाण काल वो कालखंड है जहाँ पर जिसके अध्ययन का विषय वस्तु हमारे लिए क्या है, पत्थर से बने हुए उपकरण। सिंपल। पूरा पाषाण काल, इसके पाषाण काल के 3 पार्ट होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है कि ऐसा काल जहाँ पर व्यक्ति स्थिर नहीं था, खानाबदोश था, कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है। दूसरी चीज़ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वो काल है जहाँ पर व्यक्ति थोड़ा स्थिर होने लगा है, कृषि और पशुपालन की जानकारी होने लगी है। और नव पाषाण काल एक ऐसा काल है जहाँ पर 50% से ज़्यादा व्यक्ति कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। अब तुम एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझो, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर शुरुआत कहीं से हो रही है और विकसित कहीं और पे हो रहा है जाके। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी तरीके से एक समझो, कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति, कोई सी भी कला एक दिन में विकसित नहीं होती है, उसको विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्लियर बात है ना। और वो सभ्यता अगर निरंतर चलती रही तो वो ज़रूर आगे वाली पीढ़ी में मिलेगी। जैसे अब सिंपल तरीके से अब कहीं से एग्जाम्पल उठा के देख लो, जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, पहले होता था, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो ये प्रथा कहीं से स्टार्ट की गई है ना, उसको फॉलो करते करते हम कहाँ तक 60-62 वर्षों तक निकल आए। क्लियर बात है ना। तो प्रारंभिक होती है, जिसका इफेक्ट आगे तक जाता है। दिन प्रतिदिन वो सभ्यता, संस्कृति, वो कला, स्थापत्य कैसा होता जाता है, मजबूत होता चला जाता है। क्लियर बात है ना। स्थापत्य एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार हो चुका है वो दोबारा से नहीं होता है। मैं बताऊंगा स्थापत्य क्या होता है, सिंपल से समझ में आया। अब देखो, अगर इसके बारे में जानकारी लेकिन पाषाण काल में, तो पत्थर के बारे में। क्लियर बात है ना। अब एक चीज़ ध्यान से समझना यहाँ पे कि इतिहास को हम, जो हमारा जो भी इतिहास है, जितना भी इतिहास है हमारा, वो इतिहास किस आधार पर लिखा गया। देखो, इतिहास लिखा जा रहा है वर्तमान में, अभी भी इतिहास लिखा जा रहा है। लोग पैदा कब हुए थे, बहुत पहले, बहुत पहले। ठीक है, वहाँ 1500 वैदिक काल से मिलता है, उससे पहले की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, और उससे पहले का काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में मानव सभ्यता विकसित हो गई थी। उस समय व्यक्ति लिखना तो नहीं जानता था। अब सीधी सी बात, एक शब्द मैं बता रहा हूँ, आपने वेद पढ़े होंगे। वेद के बारे में कुछ जानकारी, वेद जो लिखे गए ना, वेदों की जानकारी किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट नहीं लिखे हैं ना, वो एक दिन में संग्रहित किए गए हैं। वेदों को शुरुआत करी गई थी व्यक्ति एक, जैसे मैंने तुम्हें शिक्षा दी ओरली, सुनाकर मैंने दी। अब ये वेदों की जो शिक्षा है ना, ये हमने किसी दूसरे को सुना दी, उसने किसी दूसरे को सुना दी, उसने किसी दूसरे को सुना दी, क्योंकि उस समय लिपि ही विकसित नहीं थी। तो जब लिपि नहीं विकसित होगी तो कोई भी चीज़ लिखी नहीं जाएगी। अब लिखी नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है, उसका रिटिन डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा नहीं, हमारे पास पुस्तक नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर वेद की किताब आ कैसे गई। तो सिंपल सी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हुए, इसलिए उनको श्रुत लेख भी कहा जाता है, सुनकर लिखना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाया, और बाद में क्या हुआ कि उन लोगों ने धीरे धीरे, जब उनको लिपि का विकास हो गया तो व्यक्तियों ने बैठ के लिख लिया। अब एक मुनि ने नहीं, हजारों मुनियों ने लिखा बैठ के और उसको संग्रहित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब लिपि विकसित नहीं है तो सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत क्या होगा, तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। इतिहास को मेनली किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत,
किस प्रकार से हैं, कि हमको अगर ये कोई चीज़ पता करनी है कि ये चीज़ किस काल की है या किस प्रकार से है, तो सबसे पहले जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या होगा, साहित्यिक। जैसे साहित्य लिखा गया होगा ना, तो साहित्य किस काल में लिखा गया है। जैसे अर्थशास्त्र का विकास आप समझते हो, आगे इतिहास में पढ़ा होगा आपने, अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक लिखी थी चाणक्य के द्वारा, तो चाणक्य की पुस्तक किसके काल में लिखी गई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये साहित्य, ये अर्थशास्त्र है क्या, एक साहित्यिक ग्रंथ है, ग्रंथ ही तो है, साहित्य है। तो अब इसके साहित्य लिखा गया, अगर वो अर्थशास्त्र नहीं लिखा जाता तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होता, नहीं। अशोक ने अगर अपने स्तंभ और ये स्तूप न बनवाए होते तो उसके बारे में क्या जानकारी मिलती, नहीं। अगर भारत में फायान हेनसांग आया ना होता तो क्या जानकारी मिलती, उसने जो जानकारी किताबों में दी है। इसका मतलब क्या है, इतिहास जो लिखा गया, अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आदमी बैठा हो और सोचता हो कि आज बेटा तू लिख और कल मैं तेरा को बता दूंगा कि ये आज लिखा गया है, नहीं। करोड़ों वर्ष लगे और अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में हम। इसका मतलब क्या, हमने अपना इतिहास अभी लिखा है, उन्होंने किताब लिखी और हमने अपना इतिहास लिख दिया है, वर्तमान में लिखा भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इतिहास को पढ़ने के लिए क्या है, इतिहास जो लिखा गया हमारा वो किस प्रकार लिखा है, या तो साहित्यिक ग्रंथ होंगे, साहित्य होगा। साहित्य में या तो वो देसी साहित्य होगा, यानी देश का होगा, या वो कहाँ का होगा, विदेश का होगा। ठीक है भाई, देसी साहित्य होगा, या तो वो देश के किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा, या वो किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखा होगा, जैसे फायान हेनसांग, ठीक है, और भी होते हैं, आते हैं। दूसरी चीज़, और यहाँ पे दूसरे तरीका क्या है, पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी, आपने दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर, सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, यानी पुरातात्विक जो हमारी चीज़ें हैं ना, हमारे पास पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी है, हम आर्कोलॉजिकल हमारे पास विभाग भी है। हम क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि वो देखता है, साइड देखता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई या किसी और जगह पे खुदाई करनी है, तो वो देखता है कि आखिर में यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो वो किस काल के होंगे। क्लियर बात है ना। तो इतिहास को लिखने के लिए, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर कैसे, अब खुदाई जब होगी ना, कुछ खुदाई होगी, अब खुदाई जब होगी ना तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कौन सी चीज़ें मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें मिलने के क्रम में यहाँ पर उसको मिलेगा, जैसे एक शब्द होता है मृद भांड। क्या मिलेगा, मृद भांड। मृद भांड का होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। दूसरी चीज़, उसको हो सकता है उस समय कोई उपकरण मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए, मूर्ति मिलने के साथ साथ हो सकता है उसको कोई बिल्डिंग मिल जाए, या कोई किसी प्रकार से बनी इमारत मिल जाए, समझे, इमारत मिल जाए। इन चीज़ों के बारे में वो जानकारी आसानी से ग्रहण कर लेता है। और इतिहास के बारे में यहाँ पर इतिहास को लिखा इस प्रकार से जाता है। देखो अब मैं तुम समझाता हूँ किस प्रकार से। जैसे आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर किस काल, कौन सा कालखंड में कौन सी सभ्यता विकसित की गई है, इसकी जानकारी तो हमें धीरे धीरे मिल जाती है और अनुमान लगा लेते हैं इसका है। लेकिन उसकी तुलना किससे करते हैं, कार्बन 14 नाम से, कार्बन 14 से। कार्बन 14 नाम का तत्व होता है, उससे हम क्या करते हैं, कार्बन 14 के द्वारा हम क्या करते हैं, कम तुलना करते हैं। होता क्या है, कार्बन 14 तुम्हारा 5700 वर्षों में आधा रह जाता है। 100% है और 5700 वर्ष अगर उसको हो गए तो कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो उसी क्रम में क्या करते हैं, और जब कार्बन 14 की से कंपेयर करते हैं और आसानी से बता देते हैं ये किस काल का है। अब देखो यहाँ पर इतिहास कैसा लिखा जाएगा। पहले तो एक चीज़ और जानो, खुदाई भी 2 प्रकार से की जाती है। पहले समझ लो आसानी से, देखो नया टॉपिक है, समझने में दिक्कत होगी।
समझ गए तो इतिहास की अच्छी जानकारी बन जाएगी तुम्हें। खुदाई दो प्रकार से की जाती है, एक तो ऊर्ध्वाधर, दूसरी लंबवत। क्लियर बात है ना? ऊर्ध्वाधर और लंबवत, सीधी और ये चीज़ है कोई, और इधर से इधर पड़ोस में उसको खुदरा शुरू किया, नीचे तक चले गए, ठीक है। और या फिर यहाँ पर कोई साक्ष्य तो यहीं पर खुदाई डायरेक्ट नीचे, और या उसके बराबर पैरेलल इधर दूसरी साइड से करते चले आ रहे खुदाई। अब यहाँ पे समझो, मिट्टी के बर्तन मिले, जैसे मिट्टी के बर्तन मिल रहा, आप आगे जाके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक सीधी सी चीज़ मिलेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता है। आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता है। तो इस काल में जो मिट्टी के बर्तन होंगे वो किस प्रकार से होंगे? पके होंगे, या फिर कहीं पर उसको इमारत मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पुराने समय में व्यक्ति जो मकान बनाया करता था तो वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ईंटें पकाई हुई लगाई जाती थी, मतलब पक्की ईंटें लगाई जाती थी। तो इतनी अच्छी सिस्टम किस काल का हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता का हो सकता है। इसी प्रकार से बर्तन के बारे में, अगर बर्तन कहीं पर मिल गए तो ये पता चलता था कि कच्चे बर्तन हैं, पक्के बर्तन हैं, या किस धातु से बने बर्तन हैं। तो उनके ज़िंदगी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी मिल जाती थी। क्लियर बात है ना? मूर्ति अगर कहीं किसी काल में मिली तो इसका मतलब क्या है कि वो काल में व्यक्ति किसकी पूजा करता था। जैसे अगर आप वैदिक काल में पढ़ेंगे ना, तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में आपको पता चलेगा कि पूर्व वैदिक काल में जो सबसे प्रधान देवता था वो इंद्र था। कौन था? इंद्र था। इसका मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली, नर्तकी नाचती हुई। इसका मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में ये साक्ष्य मूर्ति वगैरह साक्ष्य किसका दे रहे हैं? ये साक्ष्य इसका प्रमाण दे रहे हैं कि इस काल में व्यक्ति मूर्तियों को बनाना प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, और इस समय कला के तौर पे नृत्य भी विकसित हुआ होगा। मनोरंजन का एक साधन कौन होगा? नृत्य भी होगा, अदरवाइज नृत्य करते ही मूर्ति क्यों बनाएंगे हम? क्लियर बात है ना? अगली चीज़, अगर कहीं पर आपको मोहर प्राप्त हो रही है, मोहर, इसका मतलब क्या है? कोई सिक्का प्राप्त हो रहा है, सिक्का। अब सिक्के भी आगे चलाए गए हैं, आप इतिहास में आगे पढ़ोगे तो आप एक चीज़ ध्यान से समझना, किसी काल में सोने के सिक्के चलाए गए हैं, और किसी काल में चांदी के सिक्के चलाए गए हैं, और किसी काल में लेदर का भी सिक्का चलाया गया है। आगे आप पढ़ोगे जाके, ठीक है? लेदर का भी सिक्का चलाया गया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेदर का सिक्का चलाया गया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा ये किस राजा के शासनकाल में चला है। सोने के सिक्के किन के शासनकाल में चले हैं, चांदी का सिक्का किन के शासनकाल में चला है, और कांसे का सिक्का किसके शासनकाल में चला है। अगर किसी जगह पे सोने के सिक्के की खुदाई की और सोने का सिक्का अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या है? आदमी पहचान लेता था कि यहाँ तक उस राजा की बाउंड्री रही होगी, या यहाँ तक उस राजा का निवास रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रमाण है। ये ज़मीन या जगह उस राजा से संबंधित है। समझे मेरी बात? इसका मतलब क्या है? इस आधार पर हम क्या करते हैं? खुदाई के आधार पर, इस आधार पर हमारा इतिहास का लेखन चलता है। क्लियर बात है ना? समझ में आया? इतिहास लेखन के लिए मुख्य चीज़ें क्या हमारे पास होती हैं? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, और उपकरण भी कह सकते हो आप, उपकरण। जैसे आप पढ़ते हो कि नवपाषाण काल आते आते व्यक्ति ने क्या कर दिया? आग का आविष्कार को भी कर लिया। और आग का आविष्कार करने के साथ साथ में आग को किस प्रकार से हमको प्रयोग करना भी सीख लिया। उपकरण के बारे में पता है आपको, कुल्हाड़ी भी उसने विकसित कर ली, हैंड एक्स जिसको बोलते थे, छोटी सी कुल्हाड़ी उसने विकसित कर ली। हाँ, फेंक के मारता था, लंबा बेट नहीं रखता था, लंबा नहीं लकड़ी फंसा के रखता था, लेकिन प्रयोग करना तो जान गया है, हैंड एक्स तो जान गया। इसका मतलब अगर हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी मिल गई, और कुल्हाड़ी बनी किसकी होगी? तो पत्थर की भी बनी हो सकती है, पत्थर में फंसा के बना लिया होगा।
जब धातु की जानकारी हो जाएगी ना, अब एक जरा दिमाग से एक चीज़ समझो, व्यक्ति नवपाषाण काल में आने लगा है और नवपाषाण काल में अगर आया तो कृषि कर रहा है, तो कृषि को जोत भी तो रहा होगा। तो अगर जोत रहा होगा तो इसका मतलब किससे जोत रहा होगा? पत्थरों से तो नहीं जोत रही होगी खेती। इसका मतलब किससे जोत रही होगी? तो जुत रही होगी, तो वो धातु का भी उसको ज्ञान हो गया होगा। और जब धातु मिल गई है तो फिर मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? उसके जीवन में चमत्कार धीरे धीरे होता चला जाएगा। क्लियर बात है ना? आज आप देखो धीरे धीरे, पहले क्या करता था, तुम्हारा हैरो कल्टीवेटर चलता था, अब क्या चलने लगा? रोटावेटर चलने लगा है। इसका मतलब क्या है? दिन प्रतिदिन आदमी क्या कर रहा है? विकसित करता चला जा रहा है। ठीक है, अब आपको सिंपल तरीके से समझना है, इतिहास हमारा जितना भी लिखा है, इतिहास का जितना भी लेखन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है? या तो वो सारा का सारा इतिहास जो लिखा गया होगा वो साहित्यिक ग्रंथों पे आधारित होगा, उसमें से देश का भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है। दूसरी चीज़, पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर कहीं खुदाई हुई है, पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं जिसमें से आपको मृदभांड मिल जाए, हो सकता कोई उपकरण मिल सकते हैं, मूर्ति मिल सकती है, और मृदभांड का मतलब भी होता है मिट्टी के बर्तन, मुहर मिल सकती है, सिक्के मिल सकते हैं, कोई इमारत मिली। जैसे ताजमहल, किसी व्यक्ति को इतना पता है कि ये बिल्डिंग ताजमहल बनवाई गई शाहजहाँ के द्वारा, ऐसा पता है उसको। अब वो व्यक्ति आया, उसको ताजमहल दिखाई पड़ा, अच्छा ये बिल्डिंग किसने बनवाई? शाहजहाँ की। ताजमहल के बारे में शाहजहाँ की याद कैसे आती है? इसका मतलब क्या है? ताजमहल शाहजहाँ को याद दिलाता है, ये कला उसके शासन काल में विकसित हुई। ऐसे कैसे नहीं कहते थे ताजमहल औरंगजेब ने बनवाया होगा? नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना किसके शासन काल में बनाई गई हैं? वो तो शाहजहाँ के काल में बनाई गई। तो अच्छी जो बिल्डिंग्स होंगी उनके बारे में अगर बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है तो ये कहते थे इसको पक्का शाहजहाँ ने बनवाया होगा। इसका मतलब शाहजहाँ ने जब बनवाया होगा ना, तो यहाँ पर क्या प्रमाण मिलता है कि इस समय उनका आर्कियोलॉजी उसका जितना मतलब क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर विभाग मजबूत रहा होगा। इसका मतलब तो यही है, इसीलिए तो उसने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सी बिल्डिंगें बनवाई हैं, ये जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इतिहास के अध्ययन के बारे में पता करने का, और इसी प्रकार आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो आप सिंपल लिखो एक लाइन, इतिहास 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 का लेखन इतिहास का लेखन के मुख्य दो आधार होते हैं। इतिहास के लेखन के मुख्य दो आधार होते हैं। उसको इस प्रकार से बांट लो आप, पहला साहित्यिक लिख लो ऊपर, दूसरा लिख लो पुरातात्विक लिख लो, सर्वेक्षण ना लिखो, पुरातात्विक लिख लो, सिर्फ पुरातात्विक। ठीक है, साहित्यिक में देसी साहित्य, विदेशी साहित्य। ठीक है, साहित्य में आपके देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। पुरातात्विक में क्या होता है? पुरातात्विक में खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई करने के बाद आपको यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिल गए, उपकरण मिल गए, मूर्ति मिल गई, मोहर मिल गई, सिक्का मिल गया, इमारत, या इमारत को एक शब्द और बोल सकते हैं स्मारक। स्मारक, ठीक है, इमारत मतलब स्मारक। स्मारक मतलब किसी याद में बनाई हुई चीज़, समझ रहे हो? खुदाई भी दो प्रकार से की जाती है, मैंने आपको बताया, ऊर्ध्वाधर और लंबवत। क्लियर बात? अब एक नोट पॉइंट करके लिखना। अब एक नोट लिखना, ये समझ रहे हो ना? समझ में आया? मतलब अगर आपसे कोई इतिहास के बारे में कहे कि इतिहास किस आधार पर लिखा गया होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? इतिहास दो आधार पर लिखा गया, साहित्य के आधार पर, दूसरा पुरातात्विक आधार पर। पुरातात्विक आधार पर क्या होगा हमारा? मिट्टी के बर्तन, स्मारक, सिक्के,
और उसके साथ साथ में जो मैंने आपको बताया मूर्ति, स्थापत्य, इसके आधार पर हमको इतिहास लिखना पड़ता है। क्लियर बात है ना? अब समझो, यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखो, कार्बन 14 से तुलना करने पर, कार्बन 14 से तुलना करने पर कार्बन 14 से तुलना करने पर कालखंड के बारे में, कार्बन 14 से तुलना करने पर कालखंड के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात। मैंने क्या कहा, कार्बन 14 होगा, उससे तुलना करेंगे। जैसे सपोज मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन को अब प्रत्येक काल में, देखो हर व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज़ को अलग तरीके से बनाएगा, सिमिलर नहीं बना सकता। उसी प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता जो विकसित होती चली जा रही है, धीरे धीरे लोग विकसित होते चले जा रहे हैं। लेकिन किसी ने बर्तन बनाए होंगे, मिट्टी का बर्तन बनाया होगा किसी काल में, तो उस काल में मिट्टी का बर्तन बनाने का स्टाइल अलग हो सकता है। उससे आगे वाला हो सकता है किसी प्रकार से मिट्टी का बर्तन बना दे, उस पर पेंटिंग कर दे। कोई अगले कांड में गया, उसने मिट्टी का बर्तन बनाया, उसको पोत अच्छी से पेंटिंग की, उस पर कुछ अपना निशान लिख दिया, किसी का चित्र बना दिया, चित्रकारी कर दी। इसका मतलब क्या है कि अगर चित्रकारी मिल रही है, इसका मतलब ये इस काल का नहीं है, किस काल में चित्रकारी सबसे सर्वाधिक विकसित हुई है, तो ये चीज़ मिट्टी का बर्तन उसी काल का रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? पकड़ में आ रही चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस काल में चित्रकारी सर्वाधिक अच्छी रही होगी, तो अगर मिट्टी का बर्तन मिल रहा है और उस पर चित्रकारी बहुत अच्छी बनी है, इसका मतलब क्या है, ये बर्तन उस काल में रहा होगा। और उस काल की जानकारी मिलती है क्या, जिंदगी कैसी जी रही होंगे। एक चीज़ समझो, जिसके यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले और जिसके यहाँ पर सोने के बर्तन मिले, स्वर्ण मुद्राएं मिले, इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी में कितना बड़ा अंतर है। लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी दे रहा है कि आखिर वो जीता कैसे है। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसा व्यक्ति है, कमज़ोर होगा। स्वर्ण मुद्राओं के साथ में सोने के बर्तनों में खाना खाता है, इसका मतलब क्या है, वो पैसे वाला होगा। समझ रहे हो ना? जैसे घर मकान देख के हम क्या बता देते हैं कि ये व्यक्ति कितना पैसे वाला हो सकता है। कभी कभी प्रेडिक्शन भी गलत निकलता है, समझ में आया? लेकिन हाँ, एक जानकारी तो मिल जाती है मोटा मोटे तौर पे। अब देखो, यहाँ तक समझ गए आप। अब मैं आपको मानव विकास का थोड़ा कालक्रम बताता हूँ। सिर्फ आपको याद क्या करना, मानव विकास में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मानव विकास एक दिन में नहीं हुआ है, मानव विकास करने में टाइम लगा है। जैसे प्रारंभिक मानव था ना, उसको किस नाम से जाना जाता था, रामापिथेकस। किस नाम से, रामापिथेकस। उससे आगे वाली पीढ़ी को किस नाम से जाना जाता था, ऑस्ट्रोपिथेकस। उसके आगे वाली को होमो इरेक्टस। उससे आगे वाली को निएंडरथल मानव। उससे आगे वाली को होमो सैपियंस, सैपियंस नाम से, होमो सैपियंस। जो अभी आपको नाम मिलता है कि वर्तमान में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है या नाम क्या है, होमो सैपियंस है। इसका मतलब क्या, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से करें कि निम्नलिखित में मानव के विकास का क्रम, मानव को विकास के क्रम में सजाइए, तो पहले क्या आएगा आपका, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर क्या आएगा, होमो इरेक्टस, फिर कौन सा आएगा, निएंडरथल, फिर कौन सा आएगा आपका, कौन सा आएगा, होमो सैपियंस। क्लियर बात है ना? अब थोड़ा इसको मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिख लेना। लिखो, छोटी सी हेडिंग डालो, मानव का विकास। ध्यान रखना, ये फालतू की चीज़ें नहीं हैं। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो आधे से ज़्यादा परास्त हो जाते हैं। कारण क्या है, वो पढ़ते कहाँ थे हैं, 6th सेंचुरी BC से, जहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म शुरू होता है। वो यहाँ से ऐसी चीज़ों को समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, ये रटने वाली चीज़ें हैं। या इस मानव विकास क्रम को, या ये इस वाले जो मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक अभी, इसको ये समझते हैं कि ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दिमाग लगाओगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी सारी चीज़ें। चलिए, मानव विकास।
देखिए मानव विकास में, देखो मानव विकास के प्रकार से हुआ है। पहला जो व्यक्ति मानव था वो कौन सा था? रामापिथेकस। मेरे साथ लिख लो, रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, देखो पीढ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद में होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद में निएंडरथल, निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद में होमो सेपियंस। ठीक है। अब व्यक्ति का, अब मानव का नाम होमो सेपियंस, सेपियंस नाम से भी आने लगा, या होमो सेपियंस मिले, बात एक ही है। क्लियर बात है ना? सेपियंस सेपियंस इसलिए लगाया दिया जा रहा है कि अब वो और अधिक विकसित होता चला जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये बताओ। अब देखो, आपको इसका कालक्रम याद नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कालक्रम नहीं पूछा जाएगा इसका, और हो सकता है यहाँ से आपको बस इतना पूछे कि निम्नलिखित में इनको मानव विकास के कालक्रम के अनुसार लगाइए, तो आप लगाओगे इसको कैसे? रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस। याद करने का तरीका मैं देता हूँ। रामा उच्चारण करोगे, राम आ आएगा उसके साथ में, आ का मतलब ऑस्ट्रोपिथेकस। ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद में क्या होगा? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, और इसको तो आप जानते हैं होमो सेपियंस। थोड़ा सा क्लू लो लोगे तो एक साथ में लाइन से लग जाएंगे, ऑप्शन भी मिलते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरी बात समझो रहा, रामापिथेकस जो मानव है, अब मैंने अभी आपको बहुत मोटे मोटे तौर पे थोड़ी जानकारी दी थी। मैंने कहा था कि मानव के विकास प्रारंभिक शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ होगा तो वहाँ से मानव होगा कैसा। यहाँ पे समझो, अगर मानव के बारे में थोड़ा सा अगर आप करोगे ना तो क्या आपको पता चलेगा? रामापिथेकस वाला व्यक्ति बानर रूप में हुआ करता था। बानर सुना था, मानव बानर एक समान है, समझते हो ना? तो मानव किस प्रकार था? बानर। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रोपिथेकस में आते आते क्या था? उसके गाल थोड़े से कपाल क्षमता बढ़ने लगी, गाल। होमो इरेक्टस में गाल बढ़ने लगे, साथ साथ में गर्दन भी थोड़ी मोटी होने लगी। ठीक है। और निएंडरथल में थोड़ा और विकास होने लगा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलने लगा, और गाल वाल चपटे, और ये गर्दन वर्दन मोटी, इस टाइप से। और इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आदमी 6 पैक बनाता है। क्लियर बात है ना? होमो सेपियंस के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर तो 6 पैक बनाता है, कहो तो लाइफ स्टाइल में धोनी जैसे बनाए, कहो तो हनी सिंह बन जाए। ठीक है, इधर आ जाओ। अब जरा यहाँ पे समझना है मेरी बात, इस विकास क्रम को आपको ध्यान से थोड़ा समझना है। रामापिथेकस वाला व्यक्ति क्या खेती करने जानता होगा? नहीं। रामापिथेकस वाला व्यक्ति क्या स्थिर जीवन जीता होगा? तो क्या मकान बनाता होगा? खाता क्या होगा? कंद मूल फल खाता होगा। इसका मतलब क्या है? इस काल में आपको ना तो कोई उपकरण मिलेंगे, उपकरण नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, इस काल में ना तो स्थायी कहीं पर जगह व्यक्ति की विकसित हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि इस काल में व्यक्ति कैसा है? मानव बंदर के समान है, मानव चलता फिरता है, घुमक्कड़ू टाइप का है, जहाँ जो मिल गया उसको खाना प्रारंभ कर दिया। फिर विकसित क्रम में हुआ तो ध्यान रखना, होमो ऑस्ट्रोपिथेकस से उसका विकास शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस काल में उसने क्या करना शुरू कर दिया था? इस काल में उसने धीरे धीरे औजारों को बनाना प्रारंभ कर दिया। जब उसको पता लगा कि मेरे सामने से एकदम हिरन निकला और गया शुरू करते हुए सामने से देखता रह गया, चला गया,
मार भी नहीं पाया उसको, मार भी नहीं पाया तो फिर चल आजा कुछ बनाते हैं, कुछ पत्थर मिला, फेंक के मारा, अरे इससे तो मर गया, इससे अच्छा इस पत्थर का उपयोग और जगह पे कर सकते हैं। फिर क्या करता था, उसने पत्थर को ढूंढना शुरू किया, पत्थर को ढूंढना शुरू किया। तो पत्थर को ढूंढने के क्रम में क्या हो गया, उसको कोई ऐसा पत्थर मिल गया जिसमें उसकी उंगली फंस गई होगी। तो उसने कहा अच्छा उंगली फंसने के बाद में थोड़ा जनत शक्ति लगती है हमारी। फिर उसने क्या क्या करा होगा कि कोई डंडी तोड़ी होगी छोटी सी, उसके बाद कुछ टहनी काटी होगी और उसमें फिट की होगी। फिर जो जैसे हिरन निकला या कोई और तेज जाने वाली चीज़ निकली, उसने लिया होगा, फेंक के मारा होगा, मर गया होगा। वाह ये तो आविष्कार हो गया। आपको पता है ये वाला व्यक्ति होमो इरेक्टस, क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से भी पूछा जाता है, किस काल के मानव ने आँख को किस मानव ने आँख को विकसित कर दिया था। तो आँख का आविष्कार करना होमो इरेक्टस के समय में शुरू हो गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ है या किस मानव ने आग का आविष्कार किया है, तो किसने किया है, होमो इरेक्टस ने। अब आग कैसे मिली होगी, तो सीधी सी बात है कहाँ पर चढ़ रहे हैं हम, पाषाण काल में। पाषाण काल में मुख्य आधार क्या है, पत्थर है, और पत्थर आधार है, तो आग का आविष्कार भी कहाँ से हुआ, पत्थरों से हुआ। क्या, मानव बैठा था आराम से तसल्ली से खा पी रहा था, कुछ पत्थर उसको मिले, उसने पत्थरों को देखा और उसने ऐसे ही करके देखा कि पत्थर आपस में ऐसे रगड़े, चिंगारी उठी तो उसने कहा कि चिंगारी कैसे हो रही है। तो उसने उठाया, रगड़ने के बाद उसने क्या किया, फेंक दिया। रगड़ने के बाद उसने रगड़ा और ऐसे करके जहाँ कुछ पत्ते इकट्ठे किए उसमें लगाया, आग लग गई। उसने कहा वाह ये तो अच्छा चीज़ है। कुछ पशुओं से लेके आया, मांस लेके आया, उसमें डाला और भूंज गया मांस, खाया, कराया, स्वाद, मज़ा आ गया। ठीक है। अब जिसको रसगुल्ले ना मिलते हो, पहली बार रसगुल्ले मिल जाए तो समझ लो फिर तो वो पेल के खाएगा। इसका मतलब क्या है, अगली बार उसने क्या किया, उस पत्थरों को लिया, रगड़ा, और इस बार उसने पत्तों के ऊपर न डाल के उसने ज़मीन पे डाल दिए। तो क्या आग जलेगी, नहीं जलेगी। इसका मतलब वो समझ चुका था कि ये आग लगती कहाँ पर है। तो उसने जान लिया कि आग लगती कहाँ पर है, कि ऐसी चीज़ें, पत्ते उत्ते चाहिए, इस यहाँ पर लगता है। अब आगे सुनो मेरी बात, मैं जो बता रहा हूँ। उसने फिर इस आग का प्रयोग करना किस आधार पर सीखा, आगे आविष्कार तो यहाँ पर हो गया, लेकिन आगे प्रयोग कैसे करेगा वो व्यक्ति। आग का प्रयोग ऐसे करेगा व्यक्ति कि एक तो खाना पकाने के लिए कर रहा है, मीट पकाने के लिए कर रहा है। दूसरा, जानवरों से भी सुरक्षा देगा। आप देखो, कोई भी पशु, जंगली पशु है, अगर तुम आग जला दो और आग जलाने पे जंगली पशु उसके पास में नहीं आता है। तो व्यक्ति क्या करता था कि आग जलाई और रख दी कहीं पर गुफा के बाहर, तो पशु नहीं आता था, सुरक्षित हो गया। या कुछ बहुत बड़े एरिया में क्या किया, उसने आग जला दी चारों तरफ, बीच में खुद है, आराम से चैन से सो रहा है। और जब वो चैन से सोएगा रात भर, तो फिर क्या होगा, सुबह उसकी इफिशिएंसी, पावर बढ़ जाएगी ना, और पावर बढ़ जाएगी तो दिन भर वो अच्छी तरीके से मेहनत कर सकता है ना। इसका मतलब क्या है, रात में पता चला कि लेटा तो है और सोच रहा है कि कहीं तेंदुआ ना उठा ले जाए, तो क्या सो पाएगा, नहीं सो पाएगा। समझ में आया। तो ये है कालक्रम, इतिहास का कालक्रम है। इतिहास के में आपको मानव विकास का कालक्रम यही है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंत्रटल और होमो सेपियंस। इसको याद करना है, आपको याद करके रखना है और पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर तीन चीज़ें बनाइए। पहला बनाइए, क्या बनाना है तुम्हें, एक तरफ लिखना पुरापाषाण काल, एक तरफ नवपाषाण काल, और एक तरफ लिखना है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ का कब आविष्कार हुआ था और किस प्रकार से ये विकसित हुआ है। ठीक है, लिखिए पुरापाषाण काल में। इसमें लिखिए खानाबदोश जीवन, खानाबदोश जीवन।
अस्थायी निवास, अस्थायी निवास, अस्थायी निवास, पशुपालन नहीं, कृषि नहीं, पशुपालन नहीं, कृषि नहीं। आगे लिखिए इसमें, इस काल में मानव इस काल में मानव नदियों के किनारे या पास में निवास करता था। नदियों के पास में या किनारे निवास करता था। समझ में आया? मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझो, नदियों के पास क्यों रहता होगा? पानी मिल जाता होगा आसानी से, और क्या मिलता होगा? पानी मिल गया आसानी से, पानी सबसे बड़ी चीज़ थी। अब देखो, अगर इस काल में, थोड़ा ध्यान से समझो मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, आगे क्रम में भी समझ में आएगा ये चीज़, कि अगर इस काल में व्यक्ति नदियों के किनारे ना रहा होता तो आगे आने वाली सिंधु घाटी सभ्यता में क्या व्यक्ति नदियों के पास में रह रहा होता? नहीं रह रहा होता। मैंने क्या कहा कि कोई भी संस्कृति सभ्यता एक दिन में विकसित नहीं होती, विकसित होने में टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि अभी वो नदियों के किनारे रह रहा है, तो इसीलिए अब आगे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो किसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा गया होगा? सिंधु नदी के आधार पर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये व्यक्ति ज़्यादातर सिंधु नदी के पास में या इसकी सहायक नदियों के पास में निवास करते थे। और ऐसा तो नहीं होगा कि ये पिक्चर बंद, दूसरी पिक्चर शुरू, यानी कि इसमें मानव नदी के किनारे नहीं रहेगा, अगले वाले पिक्चर में नदी किनारे रहेगा। ये थोड़ी नहीं हो सकता है। ये मानव सभ्यता है, मानव विकास है। इसमें क्या होगा कि आज रहना शुरू करेगा ना तो आगे वाली पीढ़ी दूसरी रहेगी, फिर दूसरी रहेगी, फिर दूसरी रहेगी, जब तक उसको पानी का कोई अल्टरनेटिव उपकरण नहीं मिल जाता है। पानी तो पीने के लिए चाहिए, तो अल्टरनेटिव या वो ऐसा सिस्टम बना ले कि पानी नदियों से अपने नहरों को खुदाई करके या कुछ करके अपने पास में लेके चला आए, तो वो वहाँ ना रह के, नदियों के पास में ना रह के कहाँ रहने लगेगा? उसके जो बनाई है ना नहर वगैरह, उसके पास में रहने लगेगा। जैसे इस टाइम तुम यहाँ रह रहे हो ना, अगर पानी यहाँ ना मिलता तो कहाँ रहते होते? गंगा नदी के किनारे या कोई नदी और उस नदी के किनारे रहते होते। क्यों? मुख्य चीज़ तो पानी है तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या है? इस काल में व्यक्ति कहाँ पर निवास कर रहा है? नदियों के किनारे निवास कर रहा है। क्लियर बात है ना? मध्य पाषाण काल को लिखो। इस काल में गुफा, केव, इस काल में गुफा की खोज की गई। इस काल में गुफा की खोज गई। अब मेरी बात ज़रा सुनो, किसी व्यक्ति को गुफा मिल गई, अब गुफा मिल गई तो कुछ तो दीवार पे वो करेगा बैठा बैठा, कुछ मिल गया, उठाया, बना दिया, बनाता चला जा रहा है, किसी की याद में बना रहा है, किसी के जानवर मिल गया, जानवर बड़ा भयानक देखा, उसका चित्र बना दिया। तो इस काल में अगर गुफाएं मिल गई हैं, पहले व्यक्ति गुफा नहीं थी तो बनाएगा कहाँ पर? जब उसमें गुफा में रहने लगा तो वहाँ पर चित्रकारी शुरू करना प्रारंभ कर देगा। तो लिखो, इस काल में चित्रकारी या पेंटिंग का भी साक्ष्य मिलता है, पेंटिंग का भी साक्ष्य मिलता है, जिसका मुख्य उदाहरण भीमबेटका
भीमबेटका गुफाएं हैं। ठीक है भाई, क्या है इसका उदाहरण क्या है, आपको भीमबेटका मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, चित्र बनाने लगा, चित्र बनाने लगा, गुफाएं मिल गई। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, व्यक्ति रहने लगेगा यहाँ पर, और रहने लगेगा तो क्या करेगा, अब होशियार हो चुका है। पत्थर प्रत्येक, अब तुम थोड़ा दिमाग ऐसे लगाओ, कोई गुफा है तो गुफा का जो जितना बड़ा मुंह है, अब मुंह को तो चेंज नहीं कर सकता इतनी जल्दी, वो आसानी से पत्थर की बनी हुई है, लेकिन उसके द्वार पे पत्थर सेट हो जाए ऐसा तो कर सकता है ना भाई। इतनी पत्थर मिला हमें इतने साइज का, और गुफा हमारी इतनी मुंह है, तो इतना पत्थर उसके लिए क्या वो सट के लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। तो क्या करेगा, इतने पत्थर को उसको काटना है ना। जब इतना पत्थर अगर उसको काटना है तभी तो वो सेट होगा। इसका मतलब अगर वो पत्थर अपने द्वार पे रखने के लिए काट रहा है तो फिर क्या है, वो किसी चीज़ का निर्माण भी कर सकता है। तो लिखिए यहाँ पर, इस काल में उसने कुल्हाड़ी, और स्पेशल लिखिएगा हैंड एक्स, जिसको कहते हैं हस्त कुल्हाड़ी, का विकास किया। आगे, इस काल में मानव पहली बार पशुओं की हड्डियों का भी प्रयोग करने लगा। इस काल में मानव पहली बार हड्डियों का भी प्रयोग करने लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरी बात ज़रा ध्यान से समझो। पत्थर मिला, उसका प्रयोग करना सीख लिया। अब कहीं पशु मर गया, उसने देखा ये हड्डी बहुत मजबूत है, अब मजबूत हड्डी है ना, तो उसने उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। कर किस में रहा होगा, हड्डी खाता थोड़ी नहीं होगा, कर किस में रहा होगा, पक्का शिकार करने के लिए कर रहा होगा। क्लियर बात है ना। अभी मैं कल एक जगह पे देख रहा था, उसमें एक जो तुम बोतल फेंक देते हो ना, तो बोतल के सहायता से वो दीवार बना रहे थे, समझे। जो बोतल है ना, बोतल को ऐसे लगा दिया, उसमें एक तरफ बोतल कर दी और ऊपर थोड़ा बहुत सीमेंट कंक्रीट वगैरह भर दी। इस प्रकार से बोतलें का एक अच्छा सा इकट्ठी बोतलें लगाई ऐसे करके, और भरता चला जा रहा है, दीवार बनाता चला जा रहा है। तो जो वेस्ट मटेरियल है, तुम बोतल फेंक देते हो, और वो जिसको प्लास्टिक गलने में बरसों लग जाते हैं, और जो पर्यावरण प्रदूषण भी करता है, उसका उपयोग कहाँ कर रहा है, वो दीवारें बना के कर रहा है। इसका मतलब इको फ्रेंडली सिस्टम हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो हड्डियों का प्रयोग भी करने लगा होगा। नव पाषाण काल में लिखिएगा। अब सिंपल से बात है, बहुत आसानी से चीज़ों मैंने बताई थी। यहाँ पर क्या है, नव पाषाण काल में व्यक्ति एक तो स्थिर रहने लगा, स्थिर जीवन हो गया था कि नहीं हो गया था। कृषि कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कृषि का विकास तो इसी काल में हो रहा है। तो यहाँ तो एडवांस हो गया होगा कृषि का विकास। अब यहाँ पर क्या होगा, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, इकट्ठे नगर बसने लगे। समझ में आया। आगे लिखिए।
इस काल में खोजी जाने वाली मुख्य फसलें, इस काल में खोजी जाने वाली मुख्य फसलें जौ, गेहूँ, जौ और गेहूँ। ठीक है, जौ और गेहूँ। अगला लिखिए एक और, इस काल में व्यक्ति पालतू जानवरों को, इस काल में व्यक्ति पालतू जानवरों को रखना शुरू कर दिया था। जैसे लिखो, कौन सा जानवर होगा? कुत्ता होगा। सबसे पहले कुत्ते का ही सच मिलता है। ठीक है, भेड़ होगी। भेड़ किस लिए? सर्दियाँ लगती होगी, ऊन मिल जाती होगी उससे। बकरी, गोट, बकरी रखता होगा दूध देने के लिए। भैंस इतनी बड़ी कहाँ लिए घूमेगा? बकरी छोटी सी है, उठा के रख ली, कंधे पे रख ली। अब भैंस को रखेगा क्या कंधे पे? लेके कैसे जाएगा? आगे लिखो। और बैल भी पालता होगा, बैल भी लिख लो। अब बैल मिल गया, इसका मतलब गाय का भी उसको ज्ञान हो गया होगा। क्लियर बात है ना? लेकिन बैल ही लिखना अभी, क्योंकि बैल को लिखने में ये होगा कि आगे वो यहाँ पर क्या करेगा। यहाँ पर बैल हटा दो, अभी बैल रहने दो। यहाँ पर लिखो पहिए का आविष्कार। अभी रुक जाओ। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। क्लियर बात है ना? अब ध्यान से सुनो। तुम कह रहे थे अभी कि अगर बैल नहीं होगा तो फिर वो खेती कैसे करेगा? दो आदमियों को लगा लेगा। देखा नहीं तुमने पुराने समय में राजा हुआ करता था, राजा को सजा देनी पड़ती थी, तो क्या करता था? जाओ तुम्हें बैल की तरह करेंगे काम, एक इधर लगो एक इधर लगो, जुताई करो। तब आदमी बलशाली हुआ करता था, चने खाया करता था, कंदमूल फल खाया था। आज की तरह तो नहीं मोमोज खाएगा मोमोज खाएगा, हाँ, और क्या खा लेगा? चटपटी चीज़ें खा लेगा, समोसा खा लेगा, ठीक है ना, चाउमीन खा लेगा। बताओ, ऐसी चीज़ें खाएगा। तब वो क्या खाता था? अभी तुम उसके बनी हुई चीज़ें खाते हो। कैसे? लड्डू खाते थे, लड्डू खाते हो ना। उस समय व्यक्ति क्या खाता था? उसको स्वाद से मतलब नहीं है, पेट भरे मजबूत चीज़ होनी, टिकाई होनी चाहिए। जैसे चने खाएगा, तुम उसका बाई प्रोडक्ट खा रहे हो, वो सीधा प्रोडक्ट खा रहा है। समझ रहे हो? तुम दही का इंतजार करोगे, वो सीधा दूध खा रहा है। समझे मेरी बात? इसका मतलब क्या है? पावर ज़्यादा होगी उस व्यक्ति में, खेत जोत लेगा खुद से ही खींच खींच के। और फिर उसने ऐसा हर तो नहीं बनाया होगा, ट्रैक्टर वाला थोड़ी नहीं बनाया होगा उसने ऐसा हर बनाया होगा जो खुद से ही खींचते खींचते जोत ले वो। क्लियर बात है ना? हाँ, बनाया जरूर है। आगे चीज़ यहाँ पर लिखो। इस काल में व्यक्ति, इस काल में व्यक्ति गॉड, गॉड यानी भगवान, बा पुनर्जन्म में विश्वास करता था। पुनर्जन्म में विश्वास करता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना। मैं थोड़ा तुम्हें आगे तक का एक थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ। देखो, जब तक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू नहीं हुआ, तब तक पुरोहितों का शासनकाल चला। एक तरीके से ब्राह्मण का शासनकाल चला। अब ब्राह्मण का शासनकाल चला तो इसका मतलब वो कहते थे कि भगवान होता है और
भगवान को खुश कर सकते हैं हम यज्ञ के द्वारा। और फिर यज्ञ की वो तमाम सामग्रियाँ लिखता था, साथ में अपना एक मिठाई का डिब्बा भी लिख देता था, और मिठाई का डिब्बा अपना बैग में रख लिया, अब वो जा रहा है, और साथ में रुपये तुम्हें दक्षिणा ले ली, हो गया काम उसका। यज्ञ धीरे धीरे उसने धीरे धीरे महंगे कर दिए, और जब यज्ञ महंगे कर दिए फिर क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। अब ध्यान से सुनो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय होता है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने क्या कह दिया कि भगवान होता ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, नास्तिक हैं, बिल्कुल नास्तिक, दोनों धर्म नास्तिक हैं। अब वो कहते हैं कि तुम कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, और वो कर्म करोगे उसके अनुसार फल मिलेगा। इस चीज़ की जानकारी वो किस आधार पर कहते हैं, ये चीज़ हमारे उपनिषद में वर्णित है। किसमें? उपनिषद में। उपनिषद ये कहता है कि जैसा तुम कर्म करोगे ना वैसा तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे वो अगले जन्म में मिले। अब कभी कभी क्या होता है कि देखा होगा तुमने, कोई ऐसे टाइप के व्यक्ति हैं जो क्या नाम तुम्हारा गुंडा टाइप का रहा है, गुंडा टाइप का सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, लाइफ पूरी अच्छी चली गई और आज चैन की नींद सो गया, मर गया। अब तुम कहोगे ये अच्छा, ये रास्ता तो अच्छा है, इस रास्ते में तो बताओ विधायक बना, सांसद बना, ज़िंदगी भर एसी में घूमा, लग्जरी गाड़ियों का यूज किया, क्यों ना रास्ता हम ऐसा फॉलो करेंगे। तो उपनिषद तुरंत वहाँ पर रोकता है। उपनिषद हमारे कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति ऐसा करता रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको इसका परिणाम अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो मतलब अगला जन्म उसको मिलेगा। अगर उसको अगला जन्म मिलेगा, इसका मतलब क्या, किस उपनिषद किस पर भरोसा कर रहे हैं? उपनिषद पर भरोसा कर रहे हैं पुनर्जन्म में। तो इस काल का जब तक ये लोग नहीं आए थे 6वीं शताब्दी से, तब तक ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 2-3 चीज़ें और लिखो, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर डाल लेना, इसमें मध्यकाल में एक चीज़ लिख लेना, आग का आविष्कार, इसको यहीं पे रखना, आग का आविष्कार। देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे आग जो है ना, ये व्यक्ति, थोड़ा यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर आग का आविष्कार ना लिख के तुम लिखो आग का प्रयोग, और इसमें आग का प्रयोग यहाँ पर लिखो आग का आविष्कार। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार। अब देखो कैसे, देखो आग का आविष्कार कैसे, यहाँ पे व्यक्ति ने आग का आविष्कार कर लिया। किस प्रकार से किया, मैंने आपको बताया था। पत्थर रगड़ रहा था, रगड़ के ज़मीन पे डाले, पत्तों पे डाले, जल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रयोग करने में क्या होगा, वो गुफाओं को साफ कर रहा है आग की सहायता से। आग का सिद्धांत ये है, आग का सिद्धांत ये है कि आग जिसको जलाती है उसको शुद्ध करती है। गुफा में आग, गुफा बड़ी है, पत्ते वत्ते बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जानवर निवास कर रहा है, आग लगा दी, जल गया, मर गया, उसी के अंदर ख़त्म कहानी, साफ कर लिया, रहने लगा। तो आग का उपयोग यहाँ पर करने लगा। दूसरी चीज़, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए उपयोग करने लगा। वो जानवरों से सुरक्षा, घेरा बना दिया, बीच में खुद चारपाई डाल के सो रहा है तसल्ली से। अब तुम कहोगे गर्मी भी तो लगती होगी, गर्मी में तो गर्मी लगती होगी, लेकिन दूर बनाएगा घेरा, बीच में ऐसी जगह रखेगा जहाँ पे थोड़ा कम गर्मी लगे। और वैसे भी कौन से उसके पास कूलर थे। क्लियर बात है ना, यहाँ पे समझ गए हो ना, क्लियर है ना। चलिए इस प्रकार से ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 1-2 पॉइंट बचे होंगे, इनको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये टॉपिक तुम्हारा एक तरीके से कंप्लीट हुआ। अगला मैं इसके बाद आगे जाऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पे, तब तक इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए।